अब बारी है देश के एक बड़े कवि को आमंत्रित करने की। मैं आप सबके बीच में इटावा से आए हुए भाई रोहित चौधरी साहब को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और उनका जैसा मनोभाव हो वैसा काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें भाई रोहित चौधरी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जो लोग बैठे हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, जो लोग खड़े हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, और जिन लोगों के हाथों में समोसा है उन्हें विशेष प्रणाम करता हूँ। जिन लोगों के हाथ खाली हैं वो एक बार तालियां बजा दें। देखो, इतने कवि कविता पढ़ के आपके बीच में गए हैं और सबने इतनी तालियां आपसे बजवाई हैं, कह कह कर बजवाई हैं, ऐसे बजाओ वैसे बजाओ, अब बजाओ तब बजाओ, कि अब बिल्कुल आपकी स्थिति ऐसी हो चुकी है। वो आपने कभी गन्ना निकालने वाली मशीन देखी है? उसमें गन्ना जाता है तो रस आता है एक बार, फिर दोबारा, उसके बाद तीसरी बार पलट के उसे डालता है वो, फिर जब वो बिल्कुल खुक्कस खोई हो जाता है उसके बाद उसमें नींबू फंसाता है कि रस आना चाहिए। तो अब मेरी स्थिति आपके सामने बिल्कुल वैसी है। अब मैं तालियों के लिए नींबू फंसा रहा हूं। और एक बात आप समझ लीजिए, ये तालियां कभी ऐसे ही नहीं मांगते हैं। हम कवियों के लिए आपकी तालियां बिल्कुल वैसे ही जरूरी हैं जैसे बाबा जी के लिए बुलडोजर। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो तालियों की आवाज बुलडोजर जैसी आनी चाहिए। भाई साहब, अगर आपके समोसे बिक गए हो तो हम भी अपना माल बेच लें। हाँ, थोड़ी देर रुक जाओ भाई साहब, आखिरी कवि है यार, अब ये लोग खाने थोड़ी आए, ये कविता सुनने आए हैं। और मुझे तो यही आगे पता चला, हमारे गांव में तो इस समय खाना खा के आदमी सो जाता है। बाबूजी, आपके यहाँ समोसा खा रहे 10 बजे, बताओ अब ये खाना कब खाते होंगे? अगर खाना खा लेंगे तो सुबह बाबा रामदेव का योग कितने बजे करेंगे? ये स्थिति है। अब बताओ, समोसे वाले भी कविता नहीं पढ़ने दे रहे। अब देखो, मैं इटावा से आया हूं, अब आप समझ सकते हो सरकार जाने के कितने नुकसान हैं। बहुत अच्छे, बहुत देखो, ये जितने कवि मंच पर बैठे हुए हैं ये सारे ऐतिहासिक कवि हैं इस देश के। एकमात्र मैं भौगोलिक कवि हूं। ऐसे ही नहीं, मैं सिद्ध करता हूं, मैं जहां से आया हूं वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है। मैं इटावा से आया हूं, एक तरफ चंबल जहां सब डाकू रहते हैं, एक तरफ सैफई जहां सब नेता रहते हैं, और बीच में इटावा है जहां हम आदमी रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये स्थितियां हैं। तो इटावा से आने वालों का स्वागत ज्यादा करो। हम पर इस समय बड़ा विपत्ति आई हुई है। हाँ, हम लोग बड़ा टेंशन में हैं जब से केजरीवाल जी जेल गए हैं। हाँ, पता नहीं ईडी का नंबर कहाँ अगला आ जाए। हाँ, ये तो सब दिल्ली वाले हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऐसा है, अभी तक कभी सम्मेलन उस तरीके से खुल नहीं पा रहा जैसा मैं सोच रहा था कि होली पर खुलता है। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ के बच्चे कैसे हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि हमारे यहाँ एक बच्चे से एक टीचर ने पूछ लिया क्लास में कि बेटा ये बताओ, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई, इन दोनों में से वजन किस में ज्यादा है? बच्चा बोला, गुरुजी 1 किलो लोहे में वजन ज्यादा है। गुरुजी ने कहा, कैसे मूर्ख, जब दोनों का वजन 1 किलो है फिर लोहे में कैसे ज्यादा है? बच्चा बोला, गुरुजी 1 किलो लोहा मुझे दो, 1 किलो रुई आप रखो, आप मेरे सर में मारो, मैं आपके सर में मारता हूँ, पता चल जाएगा वजन किसमें ज्यादा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। अच्छा, गुरुजी को गुस्सा आया, गुरुजी ने कहा खड़ा हो जा। बच्चा खड़ा हो गया, बोले तेरा क्या नाम है? बच्चे ने अपना नाम बताया, बोले तेरे पिताजी का। बच्चा बोला, कौन से वाले? आपको हंसी आई, गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा, कौन से वाले का क्या मतलब है, तेरे कितने पिताजी हैं? बच्चा बोला, गुरुजी मेरी छोड़ो, मैं आपके बता सकता हूं जो 5 हैं। अब गुरुजी को गुस्सा आया। गुरुजी बोले, अगर आज तू नहीं बता पाया तो पूरे दिन क्लास के बाहर तुझे मुर्गा बनाऊंगा। अब बच्चे के तर्क सुनना, और इस कवि सम्मेलन को जिस उल्लास के लिए आप लोग बैठे हैं, जो अब तक नहीं दिखाया वो दिखना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक बता। बच्चे ने कहा, गुरुजी पहले परम पिता परमात्मा आपके पिताजी हैं या नहीं? गुरुजी बोले, हैं। बोले, दूसरे? कि दूसरे आपके अपने पिताजी। गुरुजी ने कहा, ठीक, 2 हो गए, तीसरा बता। बच्चा बोला, गुरुजी ये बताओ पत्नी के पिताजी को क्या कहते हो? हाँ, समझ में आया तो तालियां आनी चाहिए। गुरुजी ने कहा, चल ठीक, 3 हो गए, चौथा
तक सबसे ज्यादा तालियां अब तक की आएंगी इस कवि सम्मेलन की। गुरुजी ने कहा ठीक 3 हो गई, चौथा बता। बच्चा बोला गुरुजी गाय हमारी माता है तो। बहुत अच्छे रोहित भाई, बहुत अच्छे रोहित भाई, हाँ आ गया, वाह। गुरुजी ने कहा ठीक 4 हो गए, 5वां बता। 5वें जवाब पे गुरुजी बेहोश। गुरुजी ने कहा ठीक 4 हो गए, 5वां बता। बच्चा बोला गुरुजी जब कहीं अटकती या फंसती है तो मजबूरी में गधे को भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी स्थितियां हैं। अच्छा वो एक अधिकारी आ गए हमारे चेकिंग करने स्कूल में। वो जैसे ही उसमें पहुंचे क्लास में तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा बता इस देश के राष्ट्रपति कौन है। बच्चा बोला रामलाल। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा रामलाल ये कौन से राष्ट्रपति हैं, ये है कौन रामलाल। बच्चा बोला मेरे पिताजी हैं, असल में 5 साल पहले घर से चले गए थे तो माँ कहती हो सकता है दिल्ली जाके राष्ट्रपति बन गए हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा बताओ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता। उन्होंने कहा तुम्हारा पता है मैं तेरा नाम काट सकता हूँ। बोले आप काट ही नहीं सकते। बोले क्यों। बोले मैं यहाँ पढ़ता ही नहीं हूँ। बोले मतलब मैं तो यहाँ भैंस चराने आया था बगल के खेत में। गुरुजी ने कहा कि आज अधिकारी चेकिंग करने आएंगे, थोड़ी देर के लिए क्लास में बैठ जाओ। अब तो उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने क्लास टीचर को हड़काया। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसा स्कूल बना रखा है, बच्चे नकली है इसमें, तुम जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। बोले साहब कर ही नहीं सकते। बोले क्यों। बोले टीचर मैं थोड़ी हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ वो आज कचहरी का कोई काम था तो शहर गए, या मुझे कह गए थे कि अधिकारी आएगा यहाँ बैठ जाना। अब तो पारा 7वें आसमान पे अधिकारी का गुस्सा, और वो पहुंचा सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में और प्रिंसिपल को देख के कहा तुम्हें शर्म नहीं आती है, बच्चे नकली इस स्कूल में है, टीचर नकली है इस स्कूल में, कैसे स्कूल चला रहे हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। बोले साहब आप कर ही नहीं सकते। बोले क्यों। बोले मैं थोड़ी हूँ टीचर, मेरे ताऊजी टीचर हैं, आज उन्हें कुछ काम आ गया शहर गए, मुझसे कह गए थे ये अधिकारी आएगा तो तुम देख लेना जाके, लेकिन एक काम की वो मुझसे कह गए हैं। उन्होंने 10,000 की एक गड्डी निकाली अपनी जेब से और उस अधिकारी को दी कि साहब आप अपना गुस्सा थोड़ा जो है वो शांत रखिए, ये वो दे गए थे आपको देने के लिए, ये से रख लीजिए। अधिकारी ने जेब में डाले, ये इस देश की व्यवस्था है। अधिकारी ने जेब में डाले, फिर बोले वो तो मैं हूँ जो 10,000 में मान गया, कहीं अगर असली वाला आ जाता तो। बहुत अच्छे भाई, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छे रोहित भाई। अच्छा तालियां आपने भी गलत जगह बजा दी, मजा तो आगे और आने वाला है। अगली बात पे सबसे ज्यादा तालियां हो आपकी। जैसे ही उन्होंने कहा कि वो तो मैं हूं जो मान गया, असली वाला आ जाता तो हेडमास्टर बोला अधिकारी महोदय जब बच्चे नकली, टीचर नकली, हेडमास्टर नकली, अधिकारी नकली, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जो मैंने रुपए दिए हैं वो असली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये स्थितियां हैं। अच्छा ऐसा कवि सम्मेलन में पहली बार देख रहा हूं कि मैं जब से आया हूं कुर्सी बीच बीच में मैं देख रहा हूं खाली नहीं है, लेकिन लोग अब भी खड़े हुए हैं। आप देखो मयंक भाई खड़े हैं, के गौतम जी खड़े हैं। आप दोनों ने जो ये अद्भुत कार्यक्रम कराया है, और इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूं कि होली के इस उत्सव को आपने जो उल्लास का माहौल इस सोसाइटी में बनाया है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां इन दोनों के लिए होनी चाहिए। और हमारे मंच के एक बहुत प्यारे कवि, गीतकार, शायर भाई अमूल्य मिश्रा जी, जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर हैं, एक बार उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, जिन्होंने हम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। और मयंक भाई और के गौतम जी, आप लोगों को इसलिए विशेष बधाई कि मैंने अपने जीवन में इतनी महिलाएं एक साथ शांत बैठे हुए पहली बार देखी हैं। बहुत अच्छे रोहित भाई, बहुत अच्छे, शानदार। ये जो कमाल आपने किया है, इसके लिए आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखो हमारी है नहीं, हम औरों के लिए है। अच्छा आपकी है नहीं तो सारी भाभी है, होली है, क्या दिक्कत है। मतलब अगला आदमी अपने घर में चूल्हा नहीं जल रहा, दूसरे के चूल्हे में घुस के खाने का मन है। वाह कमाल है साहब, यही होली है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। होली का उल्लास है कि होली पर बच्चे और युवाओं की तो बात छोड़ो, बूढ़े बाबा के भी तन मन डोलने लगे। आपकी तालियां उठनी चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, होली के उल्लास में आइए कि होली पर बच्चे और युवाओं की तो बात छोड़ो, बूढ़े बाबा के भी तन मन डोलने लगे। मन डोला तो जवानी में जो की थी करतूत, धीरे धीरे वो पुराने पन्ने खोलने लगे। तो मुंह में है दांत
नहीं, पेट में है आंख नहीं, उम्र इतनी की नब्ज को टटोलने लगे। और होली पर भंग का खुमार चढ़ा तो ये बाबा 20 साला छोरी को भी भाभी बोलने लगे। 20 साला छोरी को भी भाभी बोलने लगे। बहुत अच्छे। ये है भांग की चर्चा कर रहे थे अभी मयंक भाई। कैसा ऐसा होता है, ऐसा होता है भांग पर। देखो आप लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो इतनी महिलाएं आई हैं। हमारे यहाँ तो एक बार जब नई बहू शादी होके आई तो सास ने अपना रौब झाड़ते हुए कहा कि देख मुझे ज्यादा बोलने की अब मैं ज्यादा नहीं बोलती हूँ, अगर मैं उंगली दिखाऊं तो समझ जाना बुला रही हूँ। बहू बोली ठीक है, मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं, अगर मैं सर हिलाऊं तो समझ जाना नहीं आऊंगी। बहुत अच्छे। हाँ ये तो विचित्र मामला होता है इन लोगों का। हाँ वो एक बार एक पति से पत्नी ने अच्छा हर पत्नी शाम को अपने पति से एक बार जरूर पूछती है और जी सब्जी क्या बना ले। अच्छा वो भी कहता लौकी वौकी बना लो, अरे कल तो बनी थी। फिर वो कहता तो फिर आलू वालू की कोई सब्जी बना लो, अरे वो पिंटू को पसंद नहीं है। तो वो कहता कोई दाल वाल बना लो। क्या तुम भी मरीजों जैसा खाना खाते रहते हो? मतलब बनाएंगी वो वही जो उसका मन होगा। वो तो 24 घंटे में एक बार पतियों का बेइज्जती प्रशिक्षण शिविर करवाती है कि देख तेरे घर में इतनी तेरी औकात नहीं है कि अपने पसंद की सब्जी भी खा ले। ये स्थितियां बहुत अच्छे। प्राची जी कह रही बहुत अच्छी बात है। मतलब अपने नहीं नहीं उनका तो वजन ही इतना है कि उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, केवल बैठना है ऊपर, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। अच्छा भाई अरे वाह इधर से भी लोग खड़े खड़े हंस रहे हैं। देखो ये चुनाव का माहौल है, सब खड़े हैं। मुझे अचानक 4 पंक्तियां याद आ गई। हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हैं सोनीपत हरियाणा के श्री अशोक बत्रा जी, राष्ट्रीय कवि संगम हम लोगों की एक संस्था, उसके भी वो महामंत्री हैं। उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। होली का माहौल है, आप 4 पंक्तियां ये सुनिए कि एक बार एक नेताजी चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने कहा पहला वोट ऐसे आदमी से मांगो जो 100% मिल जाए। तो उन्होंने कहा इसके लिए सबसे अच्छा है कि अपनी पत्नी से मांगो, कोई दे ना दे वो तो देगी। तो अब दोनों का वार्तालाप आप सुनिए कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। अच्छा नेता की आदत होती वादा बीच में घुसेड़ देता कि नेता पत्नी से बोले वोट मुझे देना प्रिय, अब के जो जीता तुझे दुनिया घुमाऊंगा। पत्नी तो नक्के बोली झूठे वादे करते हो, साड़ी तो दिलाई नहीं दुनिया घुमाऊंगा। नेता बोले मान जा नहीं तो मैं विरोधी की पत्नी को लाके तेरी सौतन बनाऊंगा। और पत्नी भी बोली वो विरोधी साड़ी दे गया है, कह गया है आजा तुझे मंत्री बनाऊंगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसी भी स्थितियां हो जाती हैं। बहुत अच्छे। आइए मैं एक छोटी सी रचना होली की आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल ताजा रचना मैंने लिखी, ताजा जो घटनाक्रम हुए इस देश के। मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ तो फिर एक बार तालियों से बजाओ। देखो मेरा काम हो चुका है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ जितने देर के लिए मुझसे कहा था अमूल्य भाई ने अपना काम हो चुका है, लेकिन अब मैं आपकी तालियों की जमानत में पढ़ रहा हूँ। पढ़ते जाइए। अच्छा पढ़ते रहे। वाह मतलब ये भी कमाल आदमी है, इसे इस देश का वित्त मंत्री होना चाहिए। एक बार के पेमेंट में 2 बार कविता। आइए मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ कि मारो भर भर कर पिचकारी हैप्पी होली रसिया, मारो भर भर कर पिचकारी हैप्पी होली रसिया। जीजा जी से बोली सारी हैप्पी होली रसिया, मारो भर भर कर पिचकारी हैप्पी होली रसिया। संजय और मनीष जेल में बजा रहे थे बाजा, संजय और मनीष जेल में बजा रहे थे बाजा। ईडी ने भी थमा दिया फिर, संजय और मनीष जेल में बजा रहे थे बाजा। अब ईडी के चक्कर में पड़ गए केजरी राजा। काम न आई है होशियारी हैप्पी होली रसिया, मारो भर भर कर पिचकारी हैप्पी होली रसिया। अच्छा अगले आदमी का कमाल है, उसके घर में जितने कमरे हैं उसमें से एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी सारे कमरों में मोदी जी के खिलाफ सबूत भरे पड़े हैं। और मुझे तो डर है
कि कहीं जेल से निकलने के बाद जब केजरीवाल आए तो ये ना कहते हैं मोदी कुछ भी काम हो जाए, गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए दोषी मोदी, नाला भर जाए दोषी मोदी, बाढ़ आ गई दिल्ली में दोषी मोदी, कुछ भी हो जाए दोषी मोदी दोषी मोदी। मुझे तो ये डर लग रहा कि जेल से आने के बाद केजरीवाल ये ना कहते हैं मोदी जी मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। यही एक आरोप अगले आदमी पर रह गया जो कभी भी लग सकता है। हैप्पी होली रसिया मारो भर भर कर पिचकारी, हैप्पी होली रसिया। सम्मन पर सम्मन भेजे पर बना रहे थे उल्लू, सम्मन पर सम्मन भेजे पर बना रहे थे उल्लू। ईडी ने भी थमा दिया फिर बाबा जी का, ईडी ने भी थमा दिया फिर बाबा जी का ठुल्लू। जेल में होगी मालिश भारी, हैप्पी होली रसिया मारो भर भर कर पिचकारी, हैप्पी होली रसिया। सत्ता की खातिर गा करके उलाला उलाला, बहुत दूर नहीं है यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप बैठे ही हो। यहीं के एक नेता की बात करता हूं कि सत्ता की खातिर गा करके उलाला उलाला, गठबंधन से दूर हो गए अजीत सिंह के लाला। भारत रत्न के हैं आभारी, हैप्पी होली रसिया। अच्छा एक नेता है इस देश में, वो जिस चुनाव में जाते हैं पार्टी हारती है, हर चुनाव हार रही है, लेकिन लोग बार बार उनसे कह रहे नहीं साहब आप लड़ो, कहीं यात्रा निकालो, पैदल घूमो। अच्छा वो आदमी उसके अंदर की जो पीड़ा है वो कोई नहीं समझ रहा है कि राजनीति के चक्कर में मत घूमो काशी काबा। मेरी एक सलाह है, अगर आप लोग भी यही सलाह उन्हें देना चाहते हो तो फिर तालियां आपकी उठे। मारो भर भर कर पिचकारी, हैप्पी होली रसिया। राजनीति के चक्कर में मत घूमो काशी काबा, राजनीति के चक्कर में मत घूमो काशी काबा। फिर से सूना निकल न जाए फागुन राहुल बाबा, कर लो शादी की तैयारी, हैप्पी होली रसिया मारो भर भर कर पिचकारी, हैप्पी होली रसिया। योगी बोले अवधपुरी के बाद जाएंगे काशी। अब तक की सबसे ज्यादा तालियां उठे अगर बात ठीक लगे कि योगी बोले अवधपुरी के बाद जाएंगे काशी। ये सुनकर ही विपक्षियों को उठने लगी है खांसी। अभी तो बाकी कृष्ण मुरारी, हैप्पी होली रसिया मारो भर भर कर पिचकारी, हैप्पी होली रसिया मारो भर भर कर पिचकारी, हैप्पी होली रसिया। देखो अमूल्य भाई कहाँ जा रहे? अच्छा मैं समझा समोसा देख के तुम्हें भी हाँ लगी हो तो मिश्रा तुम भी। हाँ ब्राह्मणों की तो आदत है। देखो केवल मनोरंजन न कवि का धर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये बहुत पहले मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। तो ये सब तो आपको जोड़ने और आज होली के उल्लास में आपको लाने के लिए था। मैं 2-3 मिनट आपके बीच और हूँ। यहाँ मेरे बुजुर्ग बैठे हुए, मेरा मन है कि एक अच्छी सी कविता आपको सुना दूं। अगर आपका आदेश हो तो एक बार तालियों से आप लोग आदेशित कर दीजिए। देखो एक बार एक आदमी गया था निर्मल बाबा के दरबार में। निर्मल बाबा का दरबार जानते हो आप लोग? हरी चटनी, लाल चटनी, समोसे के साथ चटनी। हाँ वो आदमी चला गया, बोला बाबा कृपा रुकी हुई है। समोसा भी बाबा ने कहा हाँ समोसा है, हरी चटनी नहीं है इसमें। तो बाबा से जैसे ही उसने कहा कि बाबा कृपा रुकी हुई है, बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ कविताएं सुनते हो कि हाँ बाबा। कवि सम्मेलन सुने हैं कि हाँ बाबा। कवि सम्मेलन में रोहित की कविता सुन के ताली बजाई थी? बोले नहीं। बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। हाँ तो आप लोगों की रुक सकती है। अब एक आदमी पहुंच गया कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बीवी बात नहीं मानती है, कोई काम नहीं चल रहा है, सब धंधा चौपट है, बहुत परेशान हूँ, मन करता है आत्महत्या कर लूं। बाबा कुछ तो उपाय बताओ। बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ कभी तुमने घर पे जाके पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ की है? बोले नहीं। तो बोले कृपा वहीं रुकी हुई है। आज घर जाना, पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ करना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा वो शाम को लौट के घर आया। जैसे ही वो घर आया पत्नी ने पराठे और सब्जी उसके सामने रखे, उसने पहला कौर तोड़ा और जैसे ही मुंह में रखा वैसे ही बाबा की बात याद आ गई
कि घर जाके पत्नी के खाने की तारीफ करना। जैसे ही पहला निवाला गया, बाबा की बात याद आई, तुरंत बोला क्या वाह वाह, क्या टेस्ट है, क्या खाना है, ऐसा खाना तो मैंने अपने जीवन में नहीं खाया। इतने 5 स्टार होटल में गया लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं आया जो आज आया है। मन करता है जिन हाथों ने ये खाना बनाया है उन हाथों को चूम लूं। क्या बात। पत्नी अंदर गई किचन में, वहां से एक बेलन लेकर आई और बोली 30 साल से तुझे कौर डाल रही हूँ, तारीफ का एक शब्द नहीं निकला, आज पड़ोसन ने 2 पराठे क्या भिजवा दिए। बहुत अच्छे, हाथ चूमने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा रोहित भाई। हाँ, ये स्थितियां भी हो जाती हैं। लेकिन आइए मैं रस परिवर्तन करता हूं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। और देखना चाहता हूं कि आप लोग अब कविता सुनने के मूड में आए हैं कि नहीं। कि मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, मुझको चाहत कभी नहीं है आसमान के तारों की, बेशर्म हवा के रुख पर चलते सत्ता के दरबारों की, मैं भूषण की सिंह गर्जना खुद की ताकत रखता हूँ, वंदे मातरम होठों पर और दिल में भारत रखता हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर है। मैं फिर पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। मेरा मन है कि इस देश की विसंगतियों पर भी कुछ कहा जाए। कल से बहुत चर्चा हो रही है, केजरीवाल जेल गए हैं तब से, कट्टर आम आदमी है, ईमानदार है। मैं फिर कहता हूं कि फ्री में बिजली पानी कोई यदि बांट रहा है ये अलग बात है, जनता को सही सहूलियत मिलनी चाहिए, ये सब सरकारें करें। लेकिन माफ करना, केजरीवाल को सजा जो मिल रही है उससे ज्यादा बड़ी मिलनी चाहिए, और वो इसलिए मिलनी चाहिए, मैं सार्वजनिक रूप से रिकॉर्डिंग के सामने कह रहा हूं, वो इसलिए मिलनी चाहिए कि ये देश पूरा एक साथ आजादी की लड़ाई में गांधी और सुभाष के पीछे जिस मन के साथ खड़ा था, उसी मन के साथ ये देश सत्ता के अहंकार के सम्मुख जयप्रकाश नारायण के पीछे आया, और उसी मन के साथ ये पूरा देश एक साथ अन्ना हजारे के पीछे आया जब उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ी। केजरीवाल ने तो इस देश का इतना नुकसान किया है कि आने वाले कई वर्षों तक, आप मेरी बात लिख लीजिए, कई वर्षों तक आने वाले समय में कोई भी बड़ा जन आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं हो सकता। उसकी जितनी भी संभावनाएं थी उन सबके हत्यारे हैं केजरीवाल। शराब घोटाला तो बहुत छोटी चीज है। हमारे देश, हमारे उत्तर प्रदेश में भी रामचरितमानस फाड़ दी गई थी। इस देश को हो क्या गया है, इस देश में क्या क्या हो रहा है। आज होली का पर्व है, शहीद आजम भगत सिंह का आज बलिदान दिवस है। मैं उस तब खड़ा हूं जिस दिन रामचरितमानस इस देश में लखनऊ में फाड़ी गई। हम लोग तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिस दिन फाड़ी गई मैंने उस दिन भी कहा। और तालियां अपनी बढ़ाना, उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश से आता हूं लेकिन उत्तर प्रदेश में इटावा से आता हूं। तब मैं पढ़ रहा हूं 4 पंक्तियां कि नशा जो तेरे सर पर है, जिस दिन रामचरितमानस लखनऊ फाड़ी गई उस दिन लिखा था। आपकी तालियां बताएंगी ठीक लिखा था कि नहीं। कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। बहुत शानदार रोहित भाई, हाँ यार बहुत शानदार। फिर पढ़िए। मानस के फटने से पहले। एक बार और। आवाज आई है एक बार और देखो। लेकिन एक बात है कि जितनी तालियां बजाई इससे ज्यादा बजाना, ऐसा ना हो कि दोबारा चुनाव में खड़ा करके जमानत जब्त करवा दो। हाँ, ये उत्तर प्रदेश से डर लगता है कि नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, नशा जो तेरे सर पर है वो सारा झाड़ दिया होता, तेरी छाती पर चढ़ करके खूंटा गाड़ दिया होता, और प्रभु राम की मर्यादा को लांघ नहीं सकते, वरना मानस के फटने से पहले तुझको फाड़ दिया होता। बहुत अच्छे रोहित भाई, बहुत अच्छे। क्या शानदार कविता है, क्या शिल्प है। ये देश में फिर से दिखाए जाएंगे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं एक छोटी सी कविता आपके बीच पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। नौजवान साथी भले ही कम है, लेकिन इस आयोजन को कराया वो भी 2 नौजवान हैं।
हम पर बहुत आरोप लगते हैं हम नौजवानों पर कि हम लोग बिगड़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम के जो 3 मुख्य लोग हैं, आपके यहाँ के जो 2 आयोजक हैं वो ये दोनों खड़े हैं। हमारे मंच के जो आयोजक हैं, हम कवियों को बुलाने के, वो मंच पर बैठे तीनों युवा हैं। मैं इनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ माइक पर। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, केवल युवा वो नहीं है जो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगे हैं या बॉलीवुड के नशे में चूर हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आप इन सब की तरफ से, और अपने जो बुजुर्ग यहाँ बैठे उनके चरणों में रखता हूं आश्वस्ति की 4 पंक्तियां कि इस देश का नौजवान युवा है क्या, कि संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। वाह वाह वाह। संकटों को झेलकर घास वाली रोटियों में शौर्य स्वाभिमान को जगाना जानते हैं हम। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। वाह 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 भाई साहब। गर जिद पे अड़े तो जबड़े को खोलकर उंगली पे शेर को नचाना जानते हैं हम। अरे दोस्ती में दोस्तों पे जान वार देते, किंतु शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। बहुत शत्रुओं को धूल भी चटाना जानते हैं हम। और हम ही से महकता है देश का बगीचा, क्योंकि लहू को पसीने सा बहाना जानते हैं। बहुत अच्छे रोहित भाई, बहुत अच्छे, क्या शानदार पढ़ रहे हैं। वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। और जब लहू को अपने पसीने से बहाते हैं तो ये 23 मार्च आती है, जिसे आप लोग शहीद दिवस के रूप में जानते हैं। मैं 4 पंक्तियां उन शहीदों के सम्मान में पढ़ता हूं, उन तक पहुंचाता हूं अपनी पंक्ति आज के इस पवित्र मंच से। हमारे हीरो ये शहीद क्यों हैं, क्या कारण है कि इनके जन्म दिवस इतने वर्षों बाद भी हम मना रहे हैं। आने वाली कई वर्षों तक, कई दशकों तक, कई सदियों तक हम मनाएंगे। कि अखिल विश्व में भारत माँ का जिसने मान सम्मान लिखा, अखिल विश्व में भारत माँ का जिसने मान सम्मान लिखा, गर्म लहू की स्याही से भारत देश महान लिखा। अरे कफन हटाकर जब चेहरे से देखा हमने सैनिक के, जहां धड़कता दिल उसका उस पर हिंदुस्तान लिखा। जहां धड़कता, बहुत अच्छे रोहित भाई, क्या शानदार पढ़ रहे हैं यार। एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, हालांकि आज उसका कोई विषय नहीं है, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा कि मेरे बुजुर्ग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, कार्यक्रम की पहली आपकी सफलता ये है। हाँ हाँ, बस 2-3 मिनट। आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, और अरे वाह, जनता तो बड़ा खुश है। एक बार तालियां बजा दीजिए। एक बार दोनों हाथ खोल करके तालियां बजा। मयंक भाई, रोहित अभी और पढ़ेंगे आप लोगों के सामने। मयंक भाई और के गौतम जी, आपके कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता ये है कि महिलाएं तो इतनी बड़ी संख्या में हैं ही, हमारे घर के बुजुर्गों को भी आप कभी सम्मेलन में ले आए। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो अब ये जिम्मेदारी मेरे मंच की बनती है कि इनके चरणों में भी कुछ पंक्तियां रखी जाएं। स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। उसके बाद भी जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय इस देश के सामने होना चाहिए। मैं केवल 3 मिनट की एक कविता आपके बीच रखता हूं बिना किसी भूमिका के, और यहां से प्रारंभ करता हूं मंच का, और आप सबका आशीष चाहता हूं। आज की जो सबसे जरूरी कविता है, जो मुझे लगता है ये कविता नहीं, एक आंदोलन है जो आप लोगों के बीच में मैं छोड़ के जा रहा हूं। कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई। अरे आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी पंक्तियों पर आपकी तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैं वो सब कर सकता हूँ, चुटकुले सुना सकता हूँ, आप तालियां बजाते रहेंगे। अच्छी बातों पर भी आपकी तालियां आनी चाहिए। कि जिसको नाजों से पाला, हर सुख सुविधा का ध्यान रखा, चाहे बेटा बेटी हो दोनों को एक समान रखा, भरी ऊर्जा तन झोंका ऊंची उड़ान की पांखों में, देखा अपना सुखद भविष्य उनके सपनों की आंखों में, लेकिन चीर कलेजा उनका सारी आशा टूट गई, एक झटके में स्वप्न महल भी टूटा, किस्मत फूट गई, आत्महत्या खुद कर डाली बीती स्वर्णिम यादों ने, जिस दिन बाहर किया पिता को शर्महीन औलादों ने। मात पिता के सीने पर यह पत्थर देकर बैठी हैं, संबंधों की जली चिता के
फेरे लेकर बैठी हैं। वाह वाह वाह। उंगली थामी खड़ा किया, पैरों पर चलना सिखा दिया, लेकिन तुमने उल्टा उनको कालिख बलना सिखा दिया। यही देखने को क्या कांधे पर बाजार घुमाया था, तथा हवन उपवासों से देवों को खूब मनाया था। अरे दर दर तेरे सुख को मांगी, मन्नत को ठुकरा बैठे, जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। बहुत अच्छे रोहित भाई, वाह वाह वाह। जाने किसके आकर्षण में जन्नत को ठुकरा बैठे। गम का पर्वत सह लेते पर कष्ट नहीं ढोने देते, संतानों के सर में भी ये दर्द नहीं होने देते। खुद गीले में काटी रातें सूखा बिस्तर दिया तुम्हें, सुख की धरती सौंपी है, खुशियों का अंबर दिया तुम्हें। अरे ऐसा प्रेम समर्पण तुमने जाने कैसे दबा लिया, कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया। क्या बात है, क्या बात। मैं एक वृद्धाश्रम के अंदर गया था कविता पढ़ने। जब बुजुर्गों से बात की तो जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आया, उन्होंने बताया कि हमारे घर की औलादें ये कहती हैं, ये जो घर की देहरी पर बुजुर्ग बैठ जाते हैं ये हमारी आजादी छीन लेते हैं। बहुत टोका टाकी करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या कर रहे हो। जिन औलादों के माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं और वो औलादें घर में हैं और जिनकी आजादी छिनी है, उनके लिए मैंने 2 पंक्तियां लिखी। अब आपकी तालियां मैं केवल अपने आशीर्वाद के लिए, अपनी कविता के आशीर्वाद के लिए नहीं मांग रहा हूं, बल्कि उन औलादों के कान के नीचे थप्पड़ की तरह महसूस होनी चाहिए। अगर मैंने ठीक बात लिखी हो, जिनकी आजादी छिनी, उनके लिए 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कुल की सारी मर्यादा को चॉकलेट सा चबा लिया, अरे जिनसे डरकर आजादी छिनने की गड़ी कहानी है, उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है। वाह 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 वाह। क्या उनका लहू रगों में दौड़ा तब ये मिली जवानी है, करना जग में नाम था रोशन, गर्व से शीश उठाना था, इज्जत आज उतारी उनकी जिनका कर्ज चुकाना था। कुछ बासंती ऋतुएं देखी, खुद को बड़ा समझ बैठे, हर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। एक रिश्ता इस देश में चल गया है लिव इन का, ये हमारी संस्कृति तो है नहीं, ये कहां से चली आई है। मैं फिर एक टिप्पणी करता हूं, जो औलादें अपने माँ बाप की बात नहीं मानती हैं, वो दिल्ली जाकर फ्रिज के अंदर 35 टुकड़ों में बंद हो जाती हैं। बहुत बढ़िया रोहित भाई। ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस रिश्ते को क्या कहना कहा जाता है हमारी देशी भाषा में। मैं इस मंच की मर्यादा की वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर सलीके से बात कह दूं तो आपके हाथ खुले कि घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे, घर की देहरी लांघी अपने पैरों खड़ा समझ बैठे। अरे बेशर्मों को अब तो मीठे शरबत खारी लगते हैं, बेबस और लाचार पिता के बोल भी यारी लगते हैं। अरे परिवारों के संस्कार भी पहरेदारी लगते हैं, माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। क्या कहने हैं भाई, जोर माँ की ममता पर जिस्मानी रिश्ते भारी लगते हैं। बहुत बढ़िया रोहित भाई, बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। बेगैरत की पट्टी ये नाकों पर खुद आ जाती है, तन पर चढ़ती क्रूर हवस मर्यादा को खा जाती है। अरे कुल कलंक बनने से पहले थोड़ा ध्यान दिया होता, जिसने जीवन दिया तुम्हें उस पर अभिमान किया होता। हर संसार दिखाने वाले को ही अंधा बना दिया, उसके निश्चल प्रेम को भी बाजारू धंधा बना दिया। याद रहे दुनिया में तेरा कोई ढाल नहीं होगा, इनके आंसू सूखेंगे जीवन खुशहाल नहीं होगा। इनके आंसू सूखेंगे। क्या कविता अंतिम चरण में अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। एक दृश्य आप लोगों ने देखा होगा, 2 बच्चे बैठ गए थे टीवी पर, एक विधायक की बेटी थी, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। इस देश की मीडिया ने 5 दिन उनका नाम उछालकर उन्हें बेइज्जत किया था, हमें बहुत उपदेश दिया गया था। वो प्रेम विवाह करके बैठ गई थी। बिल्कुल साहब, इस देश का संविधान हर नौजवान को प्रेम विवाह करने की छूट देता है, इजाजत देता है, लेकिन माफ करना, इस देश का संविधान किसी भी औलाद को ये बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता है कि प्रेम विवाह के चक्कर में आप अपने माँ बाप की पगड़ी उछालने लगे। जिस दिन 5 दिन इस देश में, काफी लोगों ने देखा भी होगा उस दृश्य को, जब 5 दिन हमारे टीवी इस देश की मीडिया ने हमें उपदेश दिया था। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई, ये कौन सी धरती है कि हमको जो उपदेश दे रहे पहले भारत को जाने। मानस गीता रची गई, उस देवधरा को पहचाने। अरे काम विजेता बने देखकर उसी चित्र को पूजा है, सतयुग से लेकर अब तक ऊंचे चरित्र को पूजा है। अरे श्रवण कुमारों जैसे अगड़े नाम पूजने वाले हैं, लैला मजनू नहीं पूजते, राम पूजने वाले। क्या कह रहे हैं रोहित भाई, वाह वाह वाह, बहुत शानदार पढ़ रहा। वाह, अंतिम पंक्तियां हैं,
अपने काव्य पाठ की पढ़ता हूँ। मुझे जो लगता है कि इस देश को यदि बचाना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, अपने घर के संस्कारों को बचाना है, तो केवल एक उपाय आपके पास बचता है मेरी नजर में। यदि आप लोग भी सहमत हो कि हाँ अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचता, तो आप एक बार हाथ खड़े करके तालियों से मुझे विदा कर देना। केवल एक उपाय बचता है, आप सुन लीजिए। मैं 4 अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ कि माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, माता और पिताओं से इसलिए निवेदन है मेरा, जागरूक हर एक आदमी से आवेदन है मेरा, हद से ज्यादा खुली छूट मत दो प्यारी संतानों को, सराबोर हो पश्चिम के रंग में कुचले अरमानों को। अरे पौराणिक इतिहास बताओ, संस्कार भी सिखलाओ, हर बेटे को उसकी अपनी लक्ष्मण रेखा बतलाओ। अरे संपूर्ण धरा के कुल गौरव का स्वाभिमान लागू कर दो, घर घर रामचरितमानस का संविधान लागू कर दो। क्या कहने रोहित भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, जो काम इन्हें पहले करना चाहिए था वो उन्होंने बाद में आके किया। अरे दारू वारू ज्यादा न करो, ईडी की आवाज यहाँ तक भी है, पहुंच सकती है। हाँ, पता चले तुम भी हिसाब दे रहे हो फिर से, जो सब कभी तुम्हें ढूंढे कम से। मनोज भैया हमारे बीच में थे, अब कहाँ है? तिहाड़ में, नया पता, तिहाड़ में कविताएं हो। लेकिन बहुत अच्छा कप्तान, ये ऐसे ही नहीं है। पिछले दिनों इनके गांव में एक दंगल हुआ था। तो दंगल में एक पहलवान आया। अब पहलवान का डील डोल जो था वो खली जैसा था। तो खली जैसा डील डोल देख के पूरे गांव में कोई लड़ने को तैयार नहीं। उसने लगोट घुमा दिया कि इस गांव में है कोई जो मुझसे लड़ सके। अब तो हम जैसे जो लड़के थे उन्होंने सोचा कि यार ये तो अब गांव की बेइज्जती करने पे आ गया, अब गांव की इज्जत कैसे बचे। तो मनोज भैया को ले जाके उसके सामने खड़ा कर दिया। मनोज भैया ने कोई जीवन में कभी अखाड़ा नहीं देखा, कोई दाव नहीं सीखा। बोले यार आज तुम लोगों ने मरवा दिया, लेकिन कवियों कप्तान ऐसे ही नहीं है ये। इन्होंने दिमाग चलाया तुरंत। जैसे ही पहलवान के सामने गए, उससे कहा सर नीचे कर। उसने सर नीचे किया, उसके कान पर अपना मुंह लगाया और बोले 1 लाख दूंगा, चित्त हो जा। अच्छा, पहलवान ने सोचा 100 झंडा कुश्ती के बाद भी 1 लाख रुपया नहीं आ सकता, इसमें तो हारने में ही भलाई है। उसने ऐसा दाव चला कि वो तो चित्त और मनोज भैया उसके ऊपर। अब उसने कहा लाओ गुरु 1 लाख। बोले कल आ जाना घर पे। तो ये सो के नहीं जगे, तब तक पहलवान आ गया। सुबह कुंडी खटकाई, यहाँ के मलते हुए बाहर आए। तो पहलवान को देखा, बोले हाँ बताओ कौन। पहलवान बोला भूल गए। बोले हाँ बताओ। अरे वो कल जो पहलवान आपने अखाड़े में मुझसे वादा किया था। बोले किस बात का। इनका जवाब सुनना और वैसी तालियां बजाना जो अब तक बजाई आपने। पहलवान ने कहा कि 1 लाख रुपए लाओ। ये बोले किस बात के। पहलवान ने कहा कल जो आपने अखाड़े में वादा किया था। मनोज भैया बोले वो अखाड़ा था, तूने अपना दाव चला था, मैंने अपना दाव चल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किस बात के, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन बहुत खूबसूरत शाम ये इन 2 युवाओं ने मेहनत करके सजाई। मयंक भाई और के गौतम जी ने, इनके लिए तो विशेष आपकी तालियां एक बार हो। और भाई अमूल मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत मेहनत से हम सब कवियों को बुलाया। लेकिन मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन अपने समापन की बेला पर है, तो ऐसी वैसी कोई बात ना हो। हमारे लिए, हम सनातनियों के लिए जो सबसे बड़ा दिन आया है, याद रखना 550 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद राम अपने घर आए हैं, अवध में आए हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक बात कि त्रेता के लोगों से हम कलयुग के लोग ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु की सिर्फ 14 वर्ष की प्रतीक्षा देखी थी, हमने तो प्रभु की 500 वर्षों की प्रतीक्षा देखी है। क्या कहने। तो मैं केवल 4 पंक्तियां उस पर पढ़ के और इस कार्यक्रम के इसका समापन करता हूं। सबसे बड़ा हमारे लिए वही दिन है, और ये जो अवध की होली है, ब्रज की होली है, इसका आनंद जो इस बार आएगा वो आज तक नहीं आया था, क्योंकि राम आए हैं उसके बाद की पहली होली है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि आज खुशी का दिन है, अपने घर फिर लौटे राम लला। यही कहावत गूंज रही है, अंत भला तो सब भला। वही पुराना अवधपुरी अपना फिर वैभव पाए, तट सरयू के जुड़े हुए स्वागत में देर न हो जाए। अरे भूमि लोक पर आज अयोध्या ऐसे सज्जित लगती है, अवधपुरी के आगे इंद्रपुरी भी लज्जित लगती है।
बहुत अच्छे, बहुत टकटकी टकटकी बांधकर सदियों से सब तुम्हें निहार रहे थे हे राम, टकटकी बांधकर सदियों से सब तुम्हें निहार रहे थे, सन्यासी भी फेरे माला तुम्हें पुकार रहे थे, सबने थे वर्षों घर की देहरी पर दीप जलाए, शायद सबकी सुनी प्रार्थना प्रभु राम घर आए। दीप मालिका सजी हुई है। होली के बाद जो त्योहार आएगा हम लोगों ने वर्षों मनाया है, लेकिन उसकी सबसे ज्यादा खुशी इस बार होगी कि दीप मालिका सजी हुई है, बंधनवार बनी है, सही अर्थ में भरत भूमि पर दीपावली मनी है। जो 22 तारीख को आप लोगों ने देखा तो महक रहा कण कण धरती का, पवन चली सुखदाई है, प्रभु राम के राज तिलक की पावन बेला आई है। एक बार आपकी तालियां उठे। और मैं फिर कहता हूं कि ऐसे कार्यक्रम कभी समाप्त नहीं होते, इनके समापन की घोषणा नहीं होती है, ये केवल स्थगित होते हैं। अगले वर्ष अगर इन लोगों ने चाहा तो हम लोग फिर यहीं मिलेंगे और हर वर्ष मिलते रहेंगे और कविताओं के उल्लास में खोते रहेंगे। तब तक के लिए हम लोगों को दीजिए इजाजत। सोना उदास सुर बिना जीवन कभी न हो, ऐसे महोत्सवों का समापन कभी न हो। ये केवल स्थगित होंगे, हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राम। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।